हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूँ आप सभी का विंग्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल की इस की बैच में। अब आप सभी को लग रहा होगा कि सर रोज जो है लाइव क्लास चल रही थी, आज रिकॉर्डेड वीडियो क्यों डल रहा है। तो उसका थोड़ा सा समय का इशू है। उस इशू के कारण हम जो है रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। आप सभी जानते हैं लास्ट टाइम हमने आपका जो चैप्टर 7 है, उस चैप्टर 7 मतलब कि आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, उससे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए और बाकी जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आज बनने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, जल्दी से बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। हम पढ़ रहे हैं बच्चों 10th क्लास की साइंस। और 10th क्लास की जो साइंस या विज्ञान है, इस विज्ञान का एक चैप्टर था हमारा। चैप्टर कौन सा था सर? चैप्टर नंबर 7 है, और जिसमें आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। और ये जो आपका रिप्रोडक्शन है, जिसको हम प्रजनन कहते हैं, ये जो आपका जनन भी कहलाता है, इस रिप्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे। अब आज क्या कहानी चल रही है? आज कहानी चल रही है कि सर ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मानव में, या हम कहेंगे एनिमल में जो रिप्रोडक्शन है उसमें, बाकी किसी अदर एनिमल में तो हमें पढ़ना नहीं रहता है। पढ़ना सिर्फ किसमें रहता है? तो हमें पढ़ना रहता है एनिमल में, हमारे ह्यूमन में, यानी हमारे मानव में। तो अब सर ये जो हमारा मानव में रिप्रोडक्शन या जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन है, इससे कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है बच्चों, आप सभी को ये बता दूं मैं कि ह्यूमन में आप देखते हो तो हमारे मेल में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी नर में अलग आपका जो है प्रजनन होता है, और मादा में अलग होता है। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम टेस्टिस कह देते हैं। और ये जो हमारा टेस्टिस है, इसको हम हिंदी में कह देते हैं बच्चों वृषण। अब सर आखिरकार इस टेस्टिस या इस वृषण से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो मेरे बच्चों, टेस्टिस या वृषण से पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप बताइए टेस्टिस काम कैसे करता है और कब करता है और क्या क्या काम कर देता है। तो हमने याद रखना है मेरे बच्चों कि ये जो टेस्टिस होते हैं, ये हमारे एब्डोमेन कैविटी से बाहर होते हैं, यानी हमारे उदर गुहा से बाहर होते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये सहन नहीं कर पाते। बॉडी टेम्परेचर पर, यानी वही 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसीलिए इनको बाहर रखा गया है एब्डोमेन कैविटी से, यानी हमारे उदर गुहा से बाहर रखा गया है। मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आसानी से स्पर्म को बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा सर कि आखिरकार इस टेस्टिस के फंक्शन क्या क्या हैं, मतलब इस हमारे वृषण के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य क्या है मेरे बच्चों? पहला कार्य फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी ये जो हमारे वृषण हैं, ये क्या करते हैं? हमारे शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जो हमारे स्पर्म होते हैं या जो हमारे शुक्राणु होते हैं, ये हमारी बॉडी की, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है, सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। और याद रखना, इसी टेस्टिस से आप देखोगे तो सीक्रेशन होता है किसका? एक सेक्स हार्मोन जो कि हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन का। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, इस टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है, और वो कहां से होता है? हमारे इसी टेस्टिस से होता है। ये दोनों जो फंक्शन है, जो दोनों कार्य है, वो हमारे टेस्टिस के होते हैं। ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उन सभी के लिए क्या है? जिम्मेदार है। कौन? हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक ही हार्मोन सीक्रेशन होता है हमारे टेस्टिस से, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इसी टेस्टिस में, अगर आपसे जैसे एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये हार्मोन रिलीज कब होता है। तो जब एज ऑफ एडोलसेंस आती है, यानी एज ऑफ पवर्टी जब शुरू हो जाती है, तब हमारा ये हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और उसके बाद ही हमारे इस स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब बचपने में हमारे टेस्टिस काम नहीं करते हैं,
हमारे टेस्टिस का कोई रोल नहीं होता है। ये कब अपना कार्य शुरू करते हैं? एज ऑफ पॉवर्टी के बाद, यानी यौवन आरंभ के बाद में। मेरे बच्चों यहाँ पर टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे तो हमने कहा बिल्कुल बनेंगे, कंटिन्यू बनते ही जाएंगे। ठीक है सर, जब कंटिन्यू स्पर्म बनते ही जाएंगे तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आखिरकार ये स्पर्म की डेथ होती है या नहीं होती है? तो मैं बता दूं, स्पर्म की डेथ नहीं होती है। क्यों सर? क्योंकि टेस्टिस के पास में एक दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सेमिनल वेजिकल्स, सेमिनल वेजिकल्स, और दूसरी होती मेरे बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी कह देते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि भी कह देते हैं, और सेमिनल वेजिकल्स को सेमिनल वेजिकल्स ही कहा जाता है। तो सर आखिरकार ये जो आपकी सेमिनल वेजिकल है या प्रोस्टेट ग्रंथि है, इन दोनों का काम क्या है? ये क्या करते होंगे? तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारी सेमिनल वेजिकल्स है, ये क्या करेगी? तो यहाँ पर एक बढ़िया सा इस तरीके की एक ग्लैंड होगी जिसमें जाकर हमारे जो स्पर्म है वो क्या करेंगे? कलेक्ट होने लगते हैं। यानी जो हमारे स्पर्म होते हैं वो कहाँ जाकर कलेक्ट होते हैं? तो हमारे स्पर्म कहाँ जाकर संग्रहित होते हैं? तो हमारे स्पर्म जाकर कलेक्ट होते हैं कहाँ पर? हमारे इस सेमिनल वेजिकल्स में। यानी स्पर्म को रहने की जगह कौन देता है? सेमिनल वेजिकल्स। दूसरा, जब सर स्पर्म एक सेल है तो इसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगा। तो हमने कहा बिल्कुल, जो न्यूट्रिएंट मिलेगा वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? जो पोषण है वो कहाँ से मिलेगा? तो हमने कहा जो पोषण प्रदान करने का काम होता है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। जो हमारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है वो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोवाइड करती है। अच्छा, और साथ साथ एक जो आपको फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेगा, जो आपको एक तरल माध्यम प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, वो भी कौन करेगी? प्रोस्टेट ग्लैंड ही करती है। इसका मतलब फ्लूइड मीडियम क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि जब स्पर्म बाहर हो, जब भी कोई सेक्सुअल प्रोसेस होती है, जब भी कोई लैंगिक क्रिया होती है, तब हमारे ये जो स्पर्म है ये जब बाहर आते हैं तो एक लिक्विड की फॉर्म में आते हैं। लिक्विड की फॉर्म में आने का एक ही रीजन है ताकि वो बाहर आ सके इजीली। इसीलिए फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करने का, यानी तरल माध्यम प्रदान करने का काम कौन करती है? हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों के कार्य आते हैं, ये दोनों के फंक्शन आते हैं, जो कि आपको याद रखना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपके स्पर्म की जब डेथ नहीं होती, जब स्पर्म की डेथ नहीं होती, इसका मतलब जो मेल होते हैं, जो आपके नर होते हैं, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता, यानी इसमें जो मासिक चक्र या मासिक धर्म है वो नहीं आता, क्योंकि स्पर्म की डेथ नहीं होती है। स्पर्म को रहने का और खाने का सब कुछ मिलता रहता है, जिस वजह से जो मेल होते हैं इसमें आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नहीं आ पाता। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि सर ये तो मेल की बात हो गई, अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें फीमेल की, या अगर हम बात करें मादा की, तो मादा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मादा में या आपके जो फीमेल है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है कौन? ओवरी। ओवरी जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम अंडाशय कह देते हैं। ये जो आपकी ओवरी है मेरे बच्चों, ये कितनी होती है? तो ओवरी होती है दो। ऐसे ही टेस्टिस भी कितने होते हैं? तो टेस्टिस भी कितने होते हैं? दो। पर याद रखना, टेस्टिस दोनों एक साथ काम करते हैं, ओवरी एक साथ काम नहीं करती है। तो ओवरी काम क्या करती है सर? इसका फंक्शन क्या है? और ये जो ओवरी है कब कार्य करती है? तो हमने कहा ये जो हमारी ओवरी है इसके क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या कार्य नहीं है, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। मेरे बच्चों, ये जो ओवरी है वो अपना कार्य कब प्रारंभ करती है? एज ऑफ एडोलसेंस के बाद, यानी एज ऑफ पॉवर्टी के बाद, यानी यौवन आरंभ जब शुरू होता है तब जाकर हमारी ओवरी काम शुरू कर देती है। क्या फंक्शन है सर? पहला कार्य है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सर ये हमारे जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु का निर्माण करने का काम कौन करती है? अंडाणुओं का निर्माण करने का काम हमारी करती है अंडाशय या ओवरी। कब करेगी? कौन करेगी? तो हमने कहा पहले महीने में या एक महीने तक एक ओवरी काम करती है, नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी काम करती है। एक साथ दोनों आपके अंडाशय काम नहीं करते हैं। कब करेंगे? जब इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। अब सर ये जो
द्वितीयक लैंगिक जो आपके गुण हैं ये कौन कौन से होंगे और कब आएंगे? जब इनमें दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। क्या कौन कौन से हार्मोन? एक तो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा है हमारा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं मेरे बच्चों? ओवरी से निकलते हैं। ये हार्मोन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फीमेल से निकलते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन आपके कहाँ से निकलते हैं? आपके फीमेल से। ठीक, अच्छा। अब सर ये जो हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन जब आपकी ओवरी से निकलते हैं तो फिर कई सारे ये ओवरी में, ओवरी के कारण जो कई सारे चेंजेस आते होंगे। हमने कहा बिल्कुल ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। अब सर ओवम का फॉर्मेशन तो होगा, हम सब समझ रहे हैं, पर ये ओवम जाएंगे कहाँ पर और कहाँ पर जाकर जो है स्टोर होंगे? जैसे यहाँ पर हमारे स्पर्म स्टोर हो रहे थे। ओवम ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की, वो कौन सी है? आपके अंडाणु, आपके अंडाणु कोशिका। तो मैं बता दूं आपको, इसको कलेक्ट होने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलता है। ये आपकी मान लो दो अलग अलग ओवरियां हैं। ये जो ओवरियां हैं ये बेचारी क्या करेगी? ये ओवरियां जो है ये ओवम को ओविडक्ट में लेकर जाएगी, और ये जो आपकी ओविडक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब में जब ये जाएगी, कौन जाएगा सर? ये जो ओवम जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर आपकी इस फेलोपियन ट्यूब में ओवम जाकर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जाकर ओवम आपके कलेक्ट होने लगते हैं, मतलब यहाँ पर जमने लगते हैं। सर इसकी डेथ, इसकी ये टाइम कब तक चलेगा? तो 22 से 20 डे तक ये काम चलता रहता है अप्रोक्स। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर जो हमारा यूटेरस है, इसको हम यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस मतलब जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। इस गर्भाशय से हमारे ओवरी को ज्वाइन करने वाली ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं क्या है? जिसको आप फेलोपियन ट्यूब ही कह देते हो या अंडवाहिनी भी कह देते हो। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब किसे कहा जाता है? जहां पर आपके ये जो अंडाणु है, जो आपके जो यूं कहें कि ओवम है, ये जाकर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर जाकर चिपक जाते हैं। और ये जो आपका यूटेरस है, इस यूटेरस के ऊपर एक लेयर जमने लगती है जो कि फर्टिलाइजेशन का वेट करती है। अगर कभी फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो यहीं पर हमारा जाइगोट बन जाएगा। पर हम देखते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारी बेचारी ये जो जितने भी आपके ओवम हैं इन सभी ओवम की डेथ हो जाती है। और जब ये डेथ हो जाती है और ये जो आपकी लेयर बनी हुई है, मेम्ब्रेन जो है यहाँ से डीअटैच होती है और इस ओवरी से बाहर निकलने लगती है। और ओवरी से बाहर लगभग कितने दिन तक निकलती है? तो मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है 2 to 8 डेज। 2 to 8 डेज यानी 2 से 8 दिन तक हो सकता है कि इसमें से ये आपके जो जितने भी ओवम है बाहर निकले, या जितने भी आपके अंडाणु है बाहर निकले। इसी ये जो निकलते हैं ये म्यूकस और ब्लड की फॉर्म में निकलते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह देते हैं या मासिक चक्र या मासिक धर्म कह देते हैं, जो कितने दिन तक चलता है? 2 से लगाकर 8 दिन तक चलता है। यहाँ से क्वेश्चन कम आने के चांसेस है क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। पर आपको याद रखना है कि आखिरकार इस ओवरी का या ये आपके ये जो अंडाशय है इसका कार्य क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है मैंने आपको बता दिया। टेस्टिस के फंक्शन पता होना चाहिए। टेस्टिस के अलावा आपकी ओवरी के फंक्शन पता होना चाहिए। ओवरी के अलावा कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप देखोगे तो और कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता है क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब एम्ब्रियो जो है वो कहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है? यहाँ से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है, मतलब माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, भ्रूण जो होता है वो एक टिश्यू होता है प्लेजेंटा नाम का। उसी प्लेजेंटा जिसको हम बोलते हैं गर्भनाल, इसी गर्भनाल के माध्यम से मदर के ब्लड से जितना भी न्यूट्रिएंट है वो ले लेता है, जितना भी पोषण है वो ले लेता है।
और बदले में जो एक्सक्रेशन रहता है या वो जो वेस्टेज मटेरियल रिलीज करता है व्यर्थ पदार्थ, वो जो आपका उत्सर्जक होता है वो सारा उसी ब्लड में रिलीज कर देता है। इसका मतलब जो प्लेजेंटा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, यानी भ्रूण के लिए। इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हम जब कोई मान लो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या यूं कहें अनचाहा जो गर्भ हो जाता है, इसको जब रोकने के लिए या यूं कहें कि इसको हमें स्टॉप करना है, हम नहीं चाहते कि ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये हो जाए, तो इसके लिए हम क्या क्या उपाय करें या किस किस तरीके से हम जो है इससे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बच्चों 2-3 उपाय आप लिख सकते हो। पहला, एक तो आप लिख सकते हो क्या सर हम ऑपरेशन करवा सकते हैं। हम ऑपरेशन का मतलब आपने देखा होगा कि जो ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट जो है महिलाओं में ओविडक्ट ये जो है ये कट जाती है, और साथ साथ आपके जो यूं कहें कि मेल है, इस मेल में अगर आप देखोगे तो जो आपका टेस्टिस है, इस टेस्टिस से जो आपकी एक पाइप आती है, इस पाइप को जो हम काट देते हैं जिसको हम नसबंदी कह देते हैं, जनरली आपने सुना होगा, ये आप कर सकते हैं किसके लिए, हमारे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। साथ साथ कुछ मेडिसिन भी आती है, ओरल मेथड आती है, कॉपर टी वगैरह, इनका यूज कर सकते हो। साथ साथ कुछ बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम वगैरह जो निरोध वगैरह आते हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हो इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में एक आपको डिसीज आ सकती है इससे रिलेटेड कि सर ये जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है इससे एक बीमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, जिसकी फुल फॉर्म है एड्स की बीमारी, जिसको हम कहते हैं सर इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। आपको पता है कि ये जो बीमारी है ब्लड रिलेशन से होती है, मतलब कि अगर किसी की कोई अगर मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी बॉडी में अगर HIV वायरस है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो हमारी एड्स की बीमारी है ये किस वायरस के कारण होती है, उसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन एमिनो वायरस जिसको हम बोलते हैं। और इसके लिए अलाइसा टेस्ट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए एड्स की जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो अलाइसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जानकारी के लिए। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे आपसे उम्मीद है। जितने भी क्वेश्चन कल तक पढ़ाए थे उन क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, इन सभी को क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। और साथ में कभी अगर आपसे हो सके तो मेरे बच्चों एक डायग्राम जरूर आप कंप्लीट कर लेना। एक तो कौन सा, एक तो वो जो आपका फ्लोर वाला डायग्राम है उसे आप पूर्ण कर लेना, एक फूल वाला जो चित्र है उसे आप एक बार जरूर बना लेना, और दूसरा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं ओवरी, इसका डायग्राम भी आप कर लें। मादा जननांग का डायग्राम एक बार बनाकर जरूर देख लें, क्योंकि ये डायग्राम इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इन सभी के जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको विंग्स क्लासेस के इंस्टाग्राम ID पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।